आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 15 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। अधूरे सपने लिए पंचतत्व में विलीन हुए सुशांत सिंह राजपूत। एक उभरता सितारा जिन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में दी, तो दर्शकों को काफी मनोरंजन किया और बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस देते थे वो अपनी फिल्मों के थ्रू। कोरोना से बेहाल दिल्ली में अब होंगे अधिक टेस्ट। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, उनकी मैपिंग होगी। भारत के 2 अधिकारी पाकिस्तान में लापता, दिल्ली में पाक उच्चायुक्त तलब। अभी तक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दिल्ली में भी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे ये 21 जून को दुनिया खत्म होने के दावे का क्या है मामला, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड के मामलों के बीच हुई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद ICMR ने आज एक और कोरोना टेस्ट की तकनीक को मंजूरी दी। सिर्फ आधे घंटे में ही इससे आ जाएगा परिणाम। दिल्ली में कोरोना वायरस की बेकाबू स्थिति के मद्देनजर फिर से लॉकडाउन के अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऐसी कोई योजना नहीं है। तमिलनाडु में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ जिलों में 19 से 30 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता जाहिर की है और फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में तैनात CISF के 2 ड्राइवरों के लापता होने की खबर है। उच्चतम न्यायालय ने गर्भ एवं भ्रूण जांच से संबंधित कुछ नियमों में ढील को लेकर सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 6 जुलाई को होंगे। चीन के साथ सीमा विवाद पर सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि चीन के साथ बातचीत काफी सकारात्मक रही, इसका मतलब देश को बताएं। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के नए क्लस्टर मिलने के बाद उसके आसपास 10 जगहों पर लॉकडाउन लागू किया गया है और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। चांद पर बसने का ख्वाब देखने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आज सितारों से जा मिले। उन्होंने कल मुंबई में अपनी जान दे दी थी। आज परिवार के चुनिंदा सदस्यों की मौजूदगी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो मुंबई में हल्की बारिश हो रही थी, मानो देश के साथ आसमान भी रो रहा हो। अधिक जानकारी दे रहे हैं मुंबई से आज तक संवाददाता दिव्येश सिंह। पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत, एक उभरता सितारा जिन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में दी, दर्शकों को काफी मनोरंजन किया और बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस देते थे वो अपनी फिल्मों के थ्रू। आखिरी फिल्म के थ्रू ये मैसेज देना चाहते थे कि कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, पर लोगों को सुसाइड जैसी चीज़ों कदम नहीं उठाना चाहिए। पर विधि का विधान देखिए, उन्होंने खुद डिप्रेशन के तहत शिकार होकर आत्महत्या कर ली और अब आज उनकी अंतिम यात्रा पूरी हो गई। पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनकी सारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बॉलीवुड के काफ़ी जो को स्टार्स थे, जैसे कि श्रद्धा कपूर, टीवी के जो उनके को स्टार्स थे वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हुए थे। रिया चक्रवर्ती, जो कि कहा जाता था कि उनकी काफ़ी करीबी दोस्त रही, उन्हें साथ में देखा जाता था, वो भी पहले कूपर अस्पताल आई उनके अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद अब वो यहाँ पर विले पार्ले स्मशान भूमि में आई उनको अंतिम विदाई देने के लिए। आपको बता दें कि पुलिस अब भी जांच कर रही है। पुलिस की जांच अभी भी इस पूरे मामले में जारी है और रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। महेश शेट्टी, जो कि उनके दोस्त थे, उन्हें भी उन्होंने आखिरी कॉल किया था, ये कॉल अनआंसर्ड रहा और इनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। काफ़ी लोगों की स्टेटमेंट पुलिस
अभी रिकॉर्ड कर चुकी है। बांद्रा पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जानकारी दे रहे थे मुंबई से हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। कामयाबी के शिखर पर खड़े सुशांत ने महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह के कई अनुत्तरित सवाल छोड़ दिए हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं गरिमा बुधानी। काफी कम वक्त में बॉलीवुड में एक अलग नाम बना चुके अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई के विलेपार्ले शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में सुशांत के परिजनों के अलावा कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, विवेक ओबेरॉय, रिया चक्रवर्ती, रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, सुनील शेट्टी, वरुण शर्मा और अर्जुन बिजलानी समेत कई टीवी कलाकार भी मौजूद रहे। सुशांत ने रविवार को अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस खबर ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया था। अभी तक सुशांत की आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात सामने आई है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। सुशांत की मौत के बाद उनके मामा ने इसे साजिश बताते हुए न्यायिक जांच तक की मांग की थी। सुशांत की मौत से हर कोई सदमे में है। उनके दोस्त और चाहने वाले तो अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सुशांत ऐसा कदम उठा सकते हैं। सुशांत की आत्महत्या के साथ देश में मेंटल हेल्थ को लेकर बहस एक बार और तेज हो गई है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बीमारी से घिरा हुआ है। साल 1990 के बाद से भारत में सभी बीमारियों में मेंटल डिसऑर्डर का रेशियो लगभग 2 गुना हो गया है, लेकिन हमारे बजट में इसके हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार की ओर से किया जाने वाला खर्चा उसके कुल स्वास्थ्य बजट का 0.5% से भी कम है। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के सफर पर खास रिपोर्ट सुनने के लिए आप आए हमारे पन्ने aajtak.com/रेडियो पर। और अब बात कोरोना वायरस की। भारत में बीते 24 घंटों में 11,500 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 3,32,000 को पार कर गई है। अब तक 9,520 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में 57,74,000 से अधिक नमूनों का टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु ने राजधानी चेन्नई समेत 4 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन 19 जून से 30 जून तक चेन्नई, थिरुवल्लूर, चंगलपेट और कांचीपुरम जिलों में लागू रहेगा। तमिलनाडु में अब तक संक्रमण के 44,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी चेन्नई है। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत में कोरोना संक्रमण का सबसे बुरा दौर मध्य नवंबर तक आएगा। ICMR ने कहा है कि ये रिपोर्ट भ्रामक है और ICMR का आधिकारिक पक्ष नहीं है। और अब बात कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल दिल्ली की। दिल्ली में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 2200 से अधिक मामले सामने आए हैं। दिल्ली में लगातार बिगड़ रहे हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक की। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ बैठक की थी। बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली में अगले सप्ताह तक रोजाना 18,000 टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट सभी के लिए उपलब्ध होंगे। बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा, सबको साथ लेकर, सभी एजेंसियों को साथ लेकर जो कल बैठक की थी, कारपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब और आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन सभी का उद्देश्य है कि इस कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अब दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी।
प्रधानमंत्री जी ने द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक इस महासंकट को बताया है। कुछ चीजें तय हुई हैं जो आने वाले दिनों में करने की बात कही गई है। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया यहाँ पे। 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। एक बड़ा प्रश्न उठता है जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने एक पेपर एविडेंस के तौर पर पेश किया गृह मंत्री जी को, जिसपे उन्होंने जांच के लिए भेजा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब के द्वारा, जिसमें 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो 2019 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, जिसमें 2609 बेड हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम से द्वारका में एक हॉस्पिटल है, अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल है, एक बुराड़ी में। तो ये आखिर दिल्ली सरकार खेल क्या कर रही है? यह बड़ा प्रश्न उठता है लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार की दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात करते हैं भारत और नेपाल की। नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल को भारत के साथ रोटी बोटी का रिश्ता याद दिलाया है। एक बयान में राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच पारिवारिक रिश्ता है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मित्रों, इस समय मैं रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं। हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है, जय महाकाली आयो री गोरखाली। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। लीपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, का समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। तो ये थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ा है। नेपाल ने तो देश के नए नक्शे को मंजूर कर कई ऐसे इलाकों पर दावा ठोका है जो भारत का हिस्सा हैं। और उधर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में कार्यरत 2 कर्मचारियों के लापता होने के बाद हड़कंप मच गया है। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब करके जानकारी मांगी है। कुछ दिन पहले भारत ने दिल्ली में तैनात 2 पाकिस्तानी अधिकारियों को जासूसी का आरोप लगाकर वापस भेज दिया था। तब से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ा हुआ है। पूरे घटनाक्रम पर अधिक जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। दरअसल इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में काम करने वाले 2 कर्मचारी जो कि CISF के ड्राइवर थे, वो आज सुबह 10 बजे जब अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो उनकी खोजबीन की गई। इसके बाद पता चला कि वो गायब हैं, जिसका आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को जानकारी दी गई, उनसे छानबीन की गई और अभी तक करीब लगभग पूरा दिन गुजर गया है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद दिल्ली में भी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया। और इस बीच इस घटनाक्रम के पीछे एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि पाकिस्तान का जो ये कदम है, ये कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले भारत में पाकिस्तान के जो दूतावास है वहाँ पर 2 उनके अधिकारियों को जासूसी के संगीन आरोप में हमारी एजेंसियों ने पकड़ा
उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया और उन पर गंभीर आरोप थे। उसके बाद इस तरह की पाकिस्तान की तरफ से बदले की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही थी और उसी कार्रवाई के तहत इसको देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर हमारे एक पाकिस्तानी दूतावास में बड़े अधिकारी का पीछा करने की कोशिश की गई वहाँ पर, और अब वहाँ पर काम कर रहे 2 जो ड्राइवर हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, उनके गायब होने की घटना सामने आ रही है। शुक्रिया मनजीत सिंह नेगी। और अब बात मध्य प्रदेश की। जब से मध्य प्रदेश में सियासी तख्ता पलट हुआ है और कांग्रेस के कमलनाथ को हटाकर बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान सत्ता में लौटे हैं, कोई ना कोई विवाद हो ही रहा है। अब एक फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अधिक जानकारी के साथ भोपाल से आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह। देखिए, मध्य प्रदेश में भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सरगर्मी जो है वो जरूर शुरू हो गई है। और हालिया जो मामला सामने आया है वो ये है कि कल यानी रविवार की दोपहर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उनके ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट होता है। करीब 9 सेकंड का ये वीडियो था। वीडियो में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो शराब को लेकर के एक बात कहते सुनाई दे रहे हैं। इसको लेकर के जो ट्विटर पे जो पोस्ट हुआ था उस पे बाकायदा एक कैप्शन भी दिग्विजय सिंह ने दिया था। इसके बाद इस पूरे मामले में जमकर राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुलकर मैदान में दिग्विजय सिंह के खिलाफ इसमें आ जाती है और आरोप लगाया जाता है कि जो वीडियो दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पे शेयर किया है, पोस्ट किया है, वो एडिटेड वीडियो है और वीडियो में काट छांट की गई है। इसके बाद दिन भर इस पे विवाद होता है। हालांकि दिग्विजय सिंह बाद में इस ट्वीट को हटा लेते हैं, लेकिन देर शाम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचता है और बाकायदा एक लिखित शिकायत दिग्विजय सिंह के खिलाफ वहां की जाती है। उसके बाद कल देर रात दिग्विजय सिंह के खिलाफ बाकायदा मामला भी दर्ज कर लिया जाता है, एक फेक और एडिटेड वीडियो पोस्ट कर मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के आरोप में। और आपको बता दें कि इस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां हमलावर है दिग्विजय सिंह के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इस वीडियो को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिग्विजय सिंह के ऊपर FIR दर्ज हो जाने के बाद उनके समर्थन में कांग्रेस भी खुलकर आ गई है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, गलत कार्रवाई कर रही है और एक गलत परंपरा जो है वो शुरू कर रही है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करवाकर। और इसी को लेकर के कमलनाथ ने ट्वीट भी किया है और जाहिर सी बात है कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के हमलावर रही है कि जब से सरकार बदली है कांग्रेस के नेताओं पे FIR और उन पे मामले दर्ज हो रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यदि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई हो नहीं रही है। हाल ही में इंदौर में भी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी, उन्होंने भी धरना दिया था जिसको लेकर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। तो इन तमाम बातों को लेकर के कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी में हमलावर है। लेकिन इस बीच इतना जरूर तय है कि 1.5 साल में ही 15 सालों के बाद जो सत्ता में आई थी, उस सत्ता को गंवाने के बाद कांग्रेस जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने की नीयत में बैठी हुई है इस उपचुनाव में, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भले ही 1.5 साल में उसने कांग्रेस से सत्ता छीन ली हो, लेकिन आने वाले उपचुनाव में भी उसका आक्रमण जो है वो बरकरार रहेगा। और इस तरीके की कोई भी अगर सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती है उसकी पूरी जानकारी जुटाने के साथ ही उस पर इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जानकारी दे रहे थे भोपाल से आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह। आज तक रेडियो की नई पेशकश, आज का दिन, हर सुबह 7 बजे से देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा। आज के दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से घंटे भर। पता वही aajtak.in/radio। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों के खिलाफ बलात्कार के संगीन इल्जाम लगाने वाली
अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। हफ्ते भर में सिंथिया ने पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व गृह मंत्री तक सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खास तौर पर बेचैनी थी। ये पूरा मामला है क्या, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। पिछले हफ्ते अचानक आम पाकिस्तानियों को पता चला कि उनके मुल्क में सिंथिया डॉन रिची नाम की एक अमेरिकी महिला रहती हैं। उनका पेशा ब्लॉगिंग बताया जाता है, मगर पाकिस्तानी सियासत में उनके संपर्क जितने मजबूत रहे, उसके बाद किसी को शक नहीं कि यदि वो ब्लॉगर हैं तो उनसे शक्तिशाली ब्लॉगर पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। हाल फिलहाल वो अपने ब्लॉग नहीं बल्कि उन आरोपों की वजह से चर्चा में हैं जो उन्होंने 7 जून को एक वीडियो जारी करके लगाए। उनके आरोपों ने खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खलबली मचा दी, जो अब विपक्ष में है। सिंथिया ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर अपने साथ रेप का इल्जाम लगाया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर जबरदस्ती करने का भी इल्जाम लगाया। सभी ने सिंथिया के आरोपों को झूठा करार दिया। आपको सुनाते हैं सिंथिया के उसी वीडियो का छोटा सा हिस्सा जिसमें वो तीनों नेताओं पर आरोप लगा रही हैं। Why are these men threatening to rape me? Why are they asking for my location? I'll tell you why. Because in 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shohbadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. दरअसल सिंथिया के ये इल्जाम अचानक सामने नहीं आए। उन्होंने इसके पहले 28 मई को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर एक ट्वीट लिखा था। सिंथिया का दावा था कि बेनजीर अपने गार्ड्स को ऐसी महिलाओं का बलात्कार करने का आदेश देती थीं जिनके प्रेम संबंध उनके पति आसिफ अली जरदारी से हुआ करते थे। इसके बाद ट्विटर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के समर्थकों ने सिंथिया पर हमला बोल दिया। सिंथिया को बलात्कार से लेकर हत्या तक की धमकियां दी गईं। दूसरी तरफ पार्टी की इस्लामाबाद शाखा के अध्यक्ष शकील अब्बासी मुकदमा दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन उनसे कहा गया कि मामला साइबर क्राइम का है, लिहाजा पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ही कुछ कर सकेगी। FIA पाकिस्तान में वही ताकत रखती है जो भारत में CBI। वो FIA के पास पहुंचे तो बात वहां भी नहीं बनी। इसके बाद अब्बासी ने इस्लामाबाद की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया जहां सभी पक्षों को बुलाया गया। अदालत में FIA ने कहा कि वो मुकदमा दर्ज इसलिए नहीं करेगी क्योंकि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित हैं और ना पीड़िता के अभिभावक। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी सिंथिया के खिलाफ याचिका को खारिज करने की मांग की। सिंथिया के वकील ने अदालत में यहां तक कहा कि बेनजीर के खिलाफ जिस ट्वीट की बात कही जा रही है वो जाली है। PPP का कहना है कि ट्वीट में जो कुछ लिखा गया था उसके आधार पर पार्टी को पक्ष मान लिया जाए। ये दलील एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जहांगीर आवान ने स्वीकार की और आदेश जारी किया कि FIA सिंथिया के खिलाफ मामला दर्ज करे और जांच शुरू हो। हालांकि उन्होंने हैरानी जताई कि बेनजीर भुट्टो के कथित अपमान पर उनके परिवार का कोई सदस्य मुकदमा दर्ज कराने आगे क्यों नहीं आया। जिन नेताओं पर सिंथिया ने आरोप लगाए हैं उन्होंने भी एक के बाद एक कई मानहानि नोटिस भिजवा दिए हैं। बावजूद इसके सिंथिया ने अपने बचाव में न्यूज़ चैनल पर बयान देना जारी रखा और ट्विटर पर अदालती कार्रवाई का सामना करने की इच्छा जताई। कोरोना से लड़ रहे पाकिस्तान में सिंथिया और PPP की लड़ाई खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। एक हफ्ते तक ये सोशल मीडिया और चैनल पर होती रही। अब मामला कानूनी बन चुका है, लिहाजा अदालत में चल रही है। अब पाकिस्तान में FIA की जांच और उसकी रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। ये दुनिया 21 जून को खत्म हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे दावे इंटरनेट पर किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संकट से दुनिया पहले ही परेशान है और अब ये नया दावा, नई बात। लोग लगातार इंटरनेट पर इसे ढूंढ रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों में इस्तेमाल किए जाने वाले माया सभ्यता के कैलेंडर के अनुसार ये दावे किए गए, लेकिन ये दावा कितना वैज्ञानिक है ये जरूर हमें समझना होगा, बिना सोचे समझे बातों पर विश्वास करने के बजाय। आखिर क्या है ये दावा, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी माधुरी से। माया ये क्या माया है? आपने इन दिनों जरूर इंटरनेट पर देखा होगा माया कैलेंडर।
लोग घूम फिरकर एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। 21 जून को दुनिया का विनाश हो जाएगा। 21 जून तो बहुत नजदीक है, लेकिन पहले ये दावा था कि 21 जून साल 2012 की थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब एक वैज्ञानिक ने ट्वीट कर कहा है कि ये इसी साल में होगा। एक सिद्धांत के अनुसार अगर जूलियन कैलेंडर के मुताबिक हम साल 2012 में हैं, क्योंकि जूलियन कैलेंडर शुरुआत से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर से 11 दिन पीछे है, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साल 1775 में अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 286 साल हो गए हैं। माने हर साल के 11 दिन जोड़े तो जितने भी दिन आए उसका मतलब हुआ 8 साल, यानी हम चले गए 8 साल पीछे। इस तरह ग्रेगोरियन, जूलियन और माया कैलेंडर के हिसाब से तय की गई तारीख बिल्कुल नजदीक है, 21 जून 2012। वैज्ञानिक पाओलो टागालोग्युन ने हाल ही में एक ट्वीट किया और इस पूरी गणना को समझाया और इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह डाला। लेकिन किसी भी तरह की गणना करके उससे कुछ भी साबित करना सब कुछ नहीं होता। एक और पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है हर बात को विज्ञान के नजरिए से सोचा जाए, न कि डरा जाए। न जाने कितने कैलेंडर इस दुनिया में हैं। हर देश का अपना एक कैलेंडर होता है, तरीका होता है तारीखें गिनने का। दुनिया के बनने के वक्त चांद और सूरज तारों से समय नापकर सबने अपने हिसाब से तरीके बना लिए थे, लेकिन बाद में पूरे विश्व ने एक ही कैलेंडर माना और वो था ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो सबसे अधिक वैज्ञानिक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी कहा है कि इस दावे में कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस तरह के दावे केवल फिल्मों, किताबों और इंटरनेट में होते हैं। आपको बता दें कि जूलियन कैलेंडर रोमन कैलेंडर था, जो ग्रेगोरियन से पहले काम में लिया जाता था। और रही बात माया कैलेंडर की, तो वो ये है कि जब तक कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की थी, उससे पहले दक्षिणी अमेरिकी और मीजो अमेरिकन यानी मध्य अमेरिकी लोग इस कैलेंडर को उपयोग में लिया करते थे। लेकिन जब यूरोप वहां पहुंचा, कॉलोनाइजेशन हुआ, तब जूलियन कैलेंडर वहां पहुंचा और उसके बाद में अब सबसे नया ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके मुताबिक हम साल 2020 में हैं और कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। फिलहाल हमें बस यही सोचना है कि कैसे हम इस समस्या से बाहर आएं। माधुरी, आज तक रेडियो। तो इंटरनेट पर हर खबर सच नहीं होती। ऐसे दावों पर यकीन करने के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। और अब बाजार का हाल सुनते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर से। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज एक बिकवाली वाला सत्र रहा। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांक 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। इस गिरावट के पीछे जो बड़ी वजह है वो एफआईआईज़ की ओर से आज करीब 2900 करोड़ से ज़्यादा की गई बिकवाली है। इसके अलावा वैश्विक बाजारों में भी नकारात्मक संकेत मिल रहे थे, जिसके चलते आज भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी ने आज दिन के कारोबार में 9726 का लोअर लेवल छुआ, लेकिन इसके बाद निचले स्तर से कुछ रिकवरी देखने को मिली और फाइनली 159 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 9813 के स्तर पर बंद हुआ। आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में भी हमने कहा था कि 9950 का स्तर बाजार विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं कि अगर ये लेवल टूटता है मार्केट में तो नीचे गिरावट गहरा सकती है और आज वही हुआ। 9950 का स्तर टूटते ही आज के कारोबार में निफ्टी ने 9726 का लो भी छुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज बैंकिंग शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट थी, करीब 3.25% से ज़्यादा की गिरावट आज बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। इसके अलावा आईटी शेयर में हल्की गिरावट थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट थी, टेलीकॉम, मेटल माइनिंग, इंजीनियरिंग, सीमेंट, केमिकल सभी कंपनियां ऐसी थीं जहां गिरावट देखने को मिल रही थी। केवल फार्मा और ऑयल एंड गैस सेक्टर एक ऐसे दो सेक्टर थे जहां पर आज बढ़त थी। रिलायंस के शेयर की बात करें जो बाजार की दिग्गज कंपनी है, वहां 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी। आप इसको इस तरह भी समझिए कि अगर रिलायंस 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ, रिलायंस का वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भी अगर मार्केट में 1.5% की गिरावट है तो यानी कि मार्केट में जो बिकवाली है वो तेज हावी थी और चौतरफा बिकवाली थी। अगर रिलायंस में भी तेज़ी की जगह गिरावट होती और रिलायंस भी कहीं 1.5% नीचे बंद होता तो शायद ये बाजार की गिरावट जो आपको अभी केवल 1.5% की लग रही है, शायद ये 2.5% या 2% से ज़्यादा की होती। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक हमें radio@aajtak.com पर ज़रूर भेजें।
फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए विदा। नमस्कार।